तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आ चुके हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के आखिरी लेक्चर के लिए। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किरचॉफ लॉ को देखा था। आज हम इसका आखिरी लेक्चर देखेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज। और इसके बाद एक लेक्चर आएगा जिसमें हम व्हीटस्टोन ब्रिज और किरचॉफ लॉ से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। इसके साथ आपका ये चैप्टर फिनिश होने वाला है। और जैसे ही चैप्टर ये फिनिश होगा तो एक टेस्ट पेपर आपको दिया जाएगा। उस टेस्ट पेपर को आप सॉल्व करके जवाब जरूर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। कौन सा बच्चों? लेक्चर जो भी हो नंबर का, लेकिन हम आज शुरू करने वाले हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज आई बात समझ में? ये क्या होता है? लगभग ये 1842 की बात है। एक साइंटिस्ट थे व्हीटस्टोन, जिन्होंने क्या किया कि किसी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यह नियम प्रतिपादित किया कि एक तार लिए उसका कुछ रेजिस्टेंस है, लेकिन जानकारी नहीं है कि कितना है। तो उन्होंने जुगाड़ किया कि 3 और वायर लिया जिनके रेजिस्टेंस उनको पता थे। और अब वायर कितने हो गए उनके पास? 4। कितने हो गए? 4 हो गए। एक का प्रतिरोध उनको नहीं पता, एक का रेजिस्टेंस की जानकारी उनके पास नहीं है, और शेष 3 रेजिस्टेंस की जानकारी उनके पास थी। तो उन्होंने क्या किया कि एक क्वाड्रिलेटरल लिया और उस क्वाड्रिलेटरल की चारों भुजाओं में उनको कनेक्ट किया, चारों आर्म्स में उनको जोड़ दिया। और जोड़ करके अब क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल कितने बनते हैं? 2 डायगोनल होंगे। डायगोनल कितने होंगे? 2 डायगोनल होंगे। तो एक डायगोनल में उन्होंने क्या किया, बैटरी को कनेक्ट किया, सेल जोड़ दिया। और दूसरे डायगोनल में उन्होंने गैल्वेनोमीटर को जोड़ दिया। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है? करंट की प्रेजेंस का पता लगाना। करंट की प्रेजेंस का पता लगाना कि करंट यहाँ है या नहीं है। तो ऐसा उन्होंने बनाया। अगर मैं उनके उपकरण को दिखाना चाहूँ कि कैसा उन्होंने बनाया था, तो कुछ ऐसा दिखता है। ये एक रेजिस्टेंस हो गया, ये दूसरा रेजिस्टेंस हो गया, ये तीसरा हो गया, और ये चौथा हो गया। चतुर्भुज बना कि नहीं बना? क्वाड्रिलेटरल बना कि नहीं? थोड़ा टेढ़ा बना है, इसके पीछे मत जाइएगा। और ये एक डायगोनल में वो ले आते हैं, एक सेल और कुंजी जोड़ दिया, की जोड़ दिया। और दूसरे डायगोनल में उन्होंने क्या जोड़ दिया? गैल्वेनोमीटर। क्या जोड़ दिया? गैल्वेनोमीटर। अब इन रेजिस्टेंस के नाम उन्होंने दिया P, Q, R, S। P, Q, R, S। अभी फिलहाल चारों की वैल्यू मान लो पता है। पहले उन्होंने क्या किया? चारों की वैल्यू उनको क्या थी? पता थी। इसकी भी वैल्यू, इसकी भी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू। तो वो देख रहे थे कि इन वैल्यू को एडजस्ट कर रहे थे, बार बार चेंज करके। एडजस्ट करके क्या चेक कर रहे थे कि गैल्वेनोमीटर से बहने वाली करंट जो है वो 0 हो जाए। और जब गैल्वेनोमीटर से बहने वाली करंट 0 हो जाएगी तो उसको बोला गया कि ये ब्रिज जो बना है ये इक्विलिब्रियम में आ गया। जब गैल्वेनोमीटर से बहने वाली करंट 0 हो जाती है तो ब्रिज किस में हो जाता है? ब्रिज हो जाता है इक्विलिब्रियम कंडीशन में। किस में हो जाता है बच्चों? इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो जाता है। आई बात समझ में? तो उस स्टेज पर वो क्या देखते हैं, क्या चमत्कार होता है उनके साथ कि इन दोनों रेजिस्टेंस का जो रेशियो होता है P/Q, वही इन दोनों का भी रेशियो आ रहा था, R/S। जैसे उन्होंने मान लीजिए कि इसकी वैल्यू रखी 2 ओम, इसकी वैल्यू रखी 4 ओम, इसकी वैल्यू रखी 3 ओम, इसकी वैल्यू रखी 6 ओम। तो देखो 2/4 उत्तर कितना आएगा? 1/2। 3/6 उत्तर कितना आएगा? और जब ऐसा गैल्वेनोमीटर से करंट जब 0 हो रही थी तो इसका रेशियो जो आया था वही इसका रेशियो भी आया। फिर उन्होंने रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज किया, इसकी 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 वैल्यू को चेंज किया। अब ये देख रहे हैं कि ये रेशियो इस रेशियो के बराबर नहीं हो रहा है। और जब बराबर नहीं हो रहा है तो गैल्वेनोमीटर से कुछ न कुछ करंट जा रही थी, गैल्वेनोमीटर से कुछ न कुछ करंट जा रही थी। अब करते करते उन्होंने देखा कि फिर से ये डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा है, गैल्वेनोमीटर में फिर से कोई करंट बहने वाली नहीं है। तब उन्होंने फिर से देखा कि इसका रेशियो बराबर हो रहा था। तो ये नियम बन गया कि
जब ब्रिज इक्विलिब्रियम में होता है तो इन दो भुजाओं में जुड़े हुए रेजिस्टेंस का रेशियो इन दोनों भुजाओं में जुड़े हुए रेजिस्टेंस के रेशियो के इक्वल होता है। कई बार उन्होंने इस प्रयोग को दोहराया और वो पा रहे थे कि जैसे ही इसमें करंट जीरो हो रही थी वैसे ही इनका रेशियो इनके रेशियो के बराबर हो रहा था। तो ये चीज जब निकल के आ गई कि P अपान Q इक्वल टू R अपान S होता है। आई बात समझ में? अब एक रेजिस्टेंस मान लो अननोन है, पहले तो नॉन रेजिस्टेंस थे, सब पता थे। अब उन्होंने मान लो कि इसकी जानकारी नहीं कि कितने ओम का है और इन तीनों की जानकारी पता है कि कितने कितने के हैं। तो उन्होंने क्या किया कि इसको इस भुजा में लगाया, बाकी तीन को तीन भुजाओं में लगा दिया। उन्होंने देखा गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं बह रही है। अब इनकी वैल्यू को वो फिर बदलने लगे, एडजस्ट करने लगे। एडजस्ट करते करते उन्होंने देखा कि जैसे ही गैल्वेनोमीटर से बहने वाली करंट जीरो हो गई, पता चल गया कि मतलब ये इक्विलिब्रियम में आ चुका है। और जब इक्विलिब्रियम में आ चुका है तो ये वाली कंडीशन को फॉलो करेगा। इस कंडीशन को फॉलो करेगा तो मान लो P की वैल्यू आपको नहीं पता थी, उसकी वैल्यू कितनी हो गई X। इसकी वैल्यू पता थी, ये वैल्यू कोई ना कोई नंबर रहा होगा, ये वैल्यू कोई ना कोई नंबर रहा होगा। तब इसका डिवाइड करोगे, इसका मल्टीप्लाई करोगे, X का मान आएगा कि नहीं आएगा? तो निकला कि नहीं निकला? तो यही काम था उनका कि किसी भी वायर का अननोन रेजिस्टेंस की जानकारी कैसे निकाली जाए, इसके लिए ये ब्रिज आपका बनाया गया है। आई बात समझ में कि नहीं आ रही बच्चों? अब इस ब्रिज में जो आपने किरचॉफ के लॉ पढ़े हैं तो वो दोनों लॉ इन्वॉल्व होने वाले हैं। किरचॉफ का पहला नियम क्या था? किरचॉफ करंट लॉ, जिसको हम केसीएल कहते हैं, और दूसरा क्या था? किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जिसको हम केवीएल कहते हैं। उन्हीं दोनों को अप्लाई करके हम इस फार्मूले को डिराइव करने जा रहे हैं। अगर हम एमपी बोर्ड के हिसाब से देखें तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, इसके सिद्धांत का प्रतिपादन कीजिए, ऐसा क्वेश्चन 4 नंबर में बनता है। अगर 2 नंबर में बनेगा तो केवल ये पूछ लेगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत लिखिए। तो सिद्धांत आप यही बताओगे कि यदि 4 रेजिस्टेंस को किसी क्वाड्रिलेटरल की 4 आर्म्स में जोड़ करके उसके एक डायगोनल में सेल और की जोड़ दिया जाए तथा दूसरे डायगोनल में गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया जाए, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में इन दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो इन दोनों रेजिस्टेंस के रेशियो के इक्वल होता है। इट मीन्स P अपान Q इक्वल R अपान S। इतना कहना होगा आपको। और ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें कैसे बनते हैं, तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या बन सकता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल पूछ लेगा सीधे ये वाला फार्मूला से, है ना। ये पूछ लेगा कि इसकी सेंसिटिविटी मैक्सिमम कब होगी। व्हीटस्टोन ब्रिज की सेंसिटिविटी जो है सबसे मैक्सिमम कब हो सकती है? तो आप बोलोगे कि जब इन चारों रेजिस्टेंस का ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर सेम होने का मतलब ये हुआ कि चारों की वैल्यू सेम हो जाए, तब कहोगे कि हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज मोर सेंसिटिव है, यानी कि P इक्वल Q इक्वल R इक्वल S। अगर ऐसा होने पाया तब इसकी सेंसिटिविटी मैक्सिमम हो जाएगी। कुछ ऐसे ही घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेंगे, या और घुमाना चाहें तो क्या पूछ सकते हैं आपसे कि 3 रेजिस्टेंस की वैल्यू दे देंगे। बोलेंगे कि अगर हमारे पास 3 रेजिस्टेंस हैं और उसको हम किसी क्वाड्रिलेटरल की 3 आर्म्स में जोड़ दिए हैं और चौथे आर्म्स में कोई अननोन रेजिस्टेंस है, उसकी वैल्यू क्या होगी? कब? जब ब्रिज इक्विलिब्रियम में हो तब। तो इक्विलिब्रियम में होगा तो यही फार्मूले में रखेंगे, उसकी वैल्यू निकल जाएगी नहीं निकल जाएगी। तो अगर आप पूरे ब्रिज के प्रिंसिपल को पढ़ लेते हो तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आए आपसे बन जाएगा। ठीक है, अभी तक जो माथापच्ची हुई थी केवल इसका परिचय देने के लिए आपके साथ हुई है। आइए अब हम शुरू करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल है क्या, इसको लिखते हैं। ठीक है, हेडिंग डाल लिए सब लोग? हेडिंग डल गई है? क्या लिखा है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल व्हेन 4 रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन 4 साइड्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल and a cell and key are connected in its one diagonal and a galvanometer is connected in its another diagonal। किसी के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज से भी इंपॉर्टेंट है। आज के इस टॉपिक से इंपॉर्टेंट कोई दूसरा टॉपिक है? फिर बात क्या हो रही है? अनदर डायगोनल मतलब गैल्वेनोमीटर को हमने किसी दूसरे डायगोनल से कनेक्ट कर दिया, देन इन इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या बन जाएगा? P अपान Q इज इक्वल R अपान S। ये रहा आपका व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल।
आई बात समझ में? अब इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होगी अगर कोई पूछ लेगा तो क्या बोलोगे? जब गैल्वेनोमीटर से बहने वाली करंट जीरो हो जाए। चलिए इसको प्रूव करने का प्रयास अगर हम करें, अब आप लिखना बंद करें, केवल समझेंगे। यहां से करंट यहां करंट कौन सी जा रही थी? आई। जब आई करंट यहां पर पहुंची तो कुछ करंट इधर चली जाएगी, कुछ करंट इधर चली जाएगी। जो करंट इधर गई उसको हम मान लेते हैं I1 और जो इधर गई उसको मान लेते हैं I2। दो तरफ करंट बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? कौन सा नियम काम किया यहां पर? जल्दी बोलो। किरचॉफ करंट लॉ, फर्स्ट लॉ काम किया कि नहीं काम किया? धारा का बंटवारा हुआ है। अब यही I1 करंट जब यहां चली गई तो यहां से इसका फिर से बंटवारा हो जाएगा दो तरफ। तो मान लो जो गैल्वेनोमीटर से निकल गई उसका नाम क्या है? IG। तो जरा बताओ अब इधर कितनी करंट जाएगी? सोच के बताइए। I1 करंट यहां गई, उसका दो हिस्सों में बंटवारा हो गया। एक हिस्सा IG चला गया धारा मापी से, दूसरा हिस्सा इधर गया। कितना हिस्सा उधर गया? I1 माइनस IG। भाई कुल तो I1 गई थी ना, और IG नीचे चली गई जब, तो उधर कितना बचा? I1 माइनस IG बचा। यहां से करंट कितनी जा रही थी? I2। यहां से कितनी आ रही थी? IG। तो देखो ये IGI, ये I2I दोनों मिल करके इधर चली गई, तो कितनी चली गई? I2 प्लस, अब ये I1 माइनस IG यहां तक आई, I2 प्लस IG यहां तक आई, और दोनों यहां से निकल गई मिल करके, तो मिल जाएंगी तो कितना हो जाएगा? दिस प्लस दिस। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो IG से IG कट जाएगा, क्या बचेगा? I1 प्लस I2। और I1 प्लस I2 को अगर जोड़ दे तो किसके बराबर था वो? I के। I ही तो I1 और I2 में बदला था, ये क्या बन गया? I। मतलब जितनी करंट जा रही थी उतनी करंट निकल रही है, अंदर बंटवारा खूब हो चुका है उसका। इतनी सी बात समझ में आपको आ गई कि नहीं आ गई है? अब देखिए यहाँ एक क्लोज मेश दिखाई दे रहा है, ABDA। क्या दिखाई दे रहा है? क्लोज मेश ABDA। मेरा गला अभी भी सही नहीं हुआ क्या? आवाज में परिवर्तन अभी भी लग रहा है। बाकी मैं बहुत सुरीला व्यक्ति हूँ, आप लोग जानते होंगे। मैं अच्छे अच्छे गाने भी गा लेता हूँ। नहीं अभी तो मेरा गला नहीं काम कर रहा, मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूँ तो गाने क्या गाऊंगा। खैर चलिए, आ जाएगा लाइन पर धीरे धीरे करके, भी समय लगेगा थोड़ा सा। मौसम ही गंदा है ऐसा, पूरा त्योथर बाढ़ से प्रभावित है ना। यहाँ ये अगर आप इस क्लोज मेश को देखो, सीरियसली देखिए इसको, क्लोज मेश ABDA क्लोज कर दिया, ABDA क्लोज हुआ कि नहीं क्लोज हुआ? अब बताइए इस करंट, इस रेजिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग करंट क्या है? I1। इस रेजिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग करंट क्या है? I2। इस रेजिस्टेंस, अब इसका रेजिस्टेंस G मान लो, इसका रेजिस्टेंस क्या मान लो? G। इस रेजिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग करंट क्या है? IG। तो सभी के करस्पॉन्डिंग, सभी रेजिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग करंट का प्रोडक्ट और फिर उनका योगफल किसके बराबर होता है? टोटल EMF के। KVL में यही पढ़े हो। तो हम यहां लिखते हैं इन क्लोज मेश ABDA, बताना पहले वाले का I1 इंटू P, फिर इसी डायरेक्शन में वो वाला आगे वाला IG इंटू G, फिर रिवर्स डायरेक्शन है कि सेम है? जल्दी बोलो। रिवर्स है, देखो उल्टा है तो माइनस कर दो, I2 इंटू R। कुल EMF दिखाई दे रहा है इस सर्किट में? नहीं दिखाई दे रहा है तो जीरो लिख दीजिए। क्या इस सर्किट में कहीं EMF दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, जीरो लिख दीजिए। इन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इन द कंडीशन ऑफ, हालांकि हमको थोड़ा सा यहां शुरू में ये बताना था कि एट पॉइंट A बाई KCL, शुरू में यहां पहले ये लिखना था एट पॉइंट A बाई KCL। बिंदु A पर किरचॉफ के प्रथम नियम से, जगह नहीं है तो लिख लो I बराबर I1 प्लस I2। जो I है उसका I1 प्लस I2 में बंटवारा हुआ है। अब जरा यहां आ जाइए। इन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है कि गैल्वेनोमीटर से बहने वाली करंट जीरो, IG की वैल्यू क्या हो जाएगी? IG की वैल्यू जीरो। जैसे ही यहां लिखोगे
तो क्या बचेगा, I1P माइनस I2R बराबर 0। तो I2R कहाँ चला जाएगा, उधर। ये बन गया समीकरण 1। अगेन अरे यार प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है। अगेन चलो ठीक, ध्यान दो, फिर से क्लोज मेश पकड़ो, ये वाला BCDB, क्या पकड़ो, अगेन इन क्लोज मेश BCDB। बताइएगा, पहले उस वाली रेजिस्टेंस करंट को देखो, Q वाले को। तो I1 माइनस IG इंटू Q। फिर देखो इधर आओ, इस वाले में, S वाले में, तो डायरेक्शन उल्टा हुआ कि सेम हुआ, उल्टा हुआ, तो माइनस कौन सी करंट है, I2 प्लस IG इंटू S। और अब देखो ऐसे चले गए, तो उल्टा है कि सीधा है, उल्टा है, माइनस IG इंटू G बराबर 0। क्या कहीं कोई समस्या हो रही है? चलिए, कोई समस्या नहीं हो रही है तो फिर से लगा दीजिए, इन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की कंडीशन फिर से क्या हो जाएगी, IG की वैल्यू 0, और IG की वैल्यू 0 0 जब यहां पुट कर दोगे तीनों जगह, यहां भी 0, यहां भी 0, यहां भी 0, तो यहां क्या बचेगा, I1Q माइनस, यहां क्या बचेगा, I2S, और ये 0 हो जाएगा, G कैसे बचेगा, 0 इंटू G 0 हो जाएगा, इक्वल 0। I2S को उधर भेज दो, तो I1Q बराबर I2S समीकरण 2। अब आप इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड को डिवाइड कर दो, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट में I1P, इसमें I1Q, उसमें I2R, इसमें I2S। I1 से I1 कट गया, I2 से I2 कट गया, क्या मिला आपको, P अपॉन Q इक्वल टू, और यही तो व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल था, यही था कि नहीं था? समझ में आई बात कि नहीं आई? अगर आप इस डेरिवेशन को एक बार दो बार और इसी प्रकार से प्रैक्टिस करिए तो कुछ ज्यादा इसमें लोड लेने की जरूरत नहीं है, काफी आसानी से बन जाने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या कर देते हैं, आइए कुछ इससे जुड़ी हुई बातें देख लेते हैं। किससे? व्हीटस्टोन ब्रिज से। क्या कुछ गड़बड़ हो गया क्या? चलिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपके पास सर्किट बना के दे देंगे, बोलेंगे कि रेजिस्टेंस निकालिए, इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हुआ सर्किट का। तो ये ध्यान देना कि जैसे ही व्हीटस्टोन ब्रिज अप्लाई होता है वैसे ही ये वाला जो रेजिस्टेंस होता है गैल्वेनोमीटर वाला, ये गायब हो जाएगा, ये निगलेक्ट हो जाएगा, इसका कोई रोल ही नहीं रह जाएगा। कब? जब व्हीटस्टोन ब्रिज अप्लाई हो जाता है, यानी P अपॉन Q इक्वल R अपॉन S जैसे ही लगेगा तो इस रेजिस्टेंस का खेला क्या हो जाएगा, समाप्त। और तब आपके पास ये बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा। अब जरा बताओ, ये दोनों सीरीज में है कि पैरेलल में है? सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, तो इनका आंसर किससे आएगा, सीरीज से। इनका आंसर किससे आएगा, सीरीज से। तो इनका आंसर क्या आ जाएगा, सीरीज में रेजिस्टेंस सीधे जुड़ जाते हैं तो P प्लस Q हो जाएगा, इनका क्या हो जाएगा, R प्लस S। अब वो P प्लस Q, ये R प्लस S किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। किस में हो गए? और पैरेलल में कैसे जुड़ते हैं, उल्टा होकर के जुड़ते हैं। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट ये हो जाएगा, तुम्हारा ध्यान देना, 1/R डैश बराबर 1 अपान P प्लस Q प्लस 1 अपान R प्लस S। ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? आप एलसीएम ले लो तो ये P प्लस Q इंटू R प्लस S, और ऊपर हो जाएगा P प्लस Q प्लस R प्लस S। क्या ऐसा होगा कि नहीं होगा? और जब यहां से R डैश की वैल्यू निकालोगे तो P प्लस Q इंटू
आर प्लस यस बटे पी प्लस क्यू प्लस, अब वो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपको दे दें, इस फार्मूले की सहायता से आप निकाल सकते हो। जैसे उन्होंने घुमा फिरा करके मान लो एक सवाल ऐसा दे दिया, जरा ध्यान से समझना। सब ओम में लिखे हैं, ध्यान से देखो। अब कहा दिया कि ए और सी के बीच रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या होगा इस सर्किट में, ए और सी के बीच। अब आपको तो व्हीट स्टोन समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ इसमें लग रहा है, कैसे लग रहा है, तो थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं। ए और सी के बीच मांगा है, क्वेश्चन को मैं पूरा कर दूं अगर, फाइंड रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, इसमें अब 4 ऑप्शन घुमा फिरा के वो कुछ भी दे सकते हैं। जरा समझो कैसे ये सवाल लगेगा। अगर आप इसके ए को उठा करके ऐसे उधर खींच ले जाओ, 80 को उठा करके ऐसे खींच लो, मन में सोचो, तो क्या ये डायग्राम जैसे ए को उठा के यहां लाओगे, तो पहले मैं ए लिख दिया, फिर ये वाली लाइन कुछ ऐसे दिखाई देगी, ये वाली लाइन कुछ ऐसे दिखाई देगी, ये वाली लाइन कुछ ऐसे दिखाई देगी। 80 को उठा के उधर किया तो ये वाली जैसे थी वैसे दिखाई देगी, ये वाली जैसे थी, देखो ये ए हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। जरा गौर करिए, ऐसा बना कि नहीं बना। अब बताओ इसका मान कितना दिया है, इसमें देख के बताओ। इसका 2 है, इसका कितना है 3 है, इसका कितना है 8 है, इसका कितना है 12 है, इसका कितना है 10 है। करेक्ट। अब देखो इसका रेशियो क्या होगा 1/4, इसका रेशियो क्या होगा, यानी व्हीट स्टोन ब्रिज काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 1/4 रेशियो आया कि नहीं आया। तो रिजल्टेंट निकालने का तरीका मैंने क्या बताया, ऊपर वाले दोनों का गुणा करो, नहीं जोड़ो, जोड़ने को बोला है ना, ऊपर वाले दोनों को जोड़ो, 2 8 क्या हुआ 10, और गुणे नीचे वाले को जोड़ो 12 3 क्या हुआ 15, और फिर क्या नीचे क्या करना है, चारों को जोड़ दो, तो 8 2 10, 12 3 15 10 25। ये उत्तर कितना हो जाएगा, 10 में 15 का गुणा करोगे 150, कितना आ जाएगा 25। अब 25 छक्का क्या होता है 150, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया 6 ओम। कितना सरल सवाल लगा, बाकी आप इसमें परेशान हो जाएंगे। ये व्हीट स्टोन ब्रिज आपकी कितनी हेल्प कर रहा है इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालने के लिए। थोड़ा मेरा गला आज दोषी बन गया है, बोल नहीं पा रहे हैं अच्छे से। तो चलिए, ये पहली जानकारी थी जो आपको बताने जा रहे थे। दूसरी जानकारी क्या इसमें आप पढ़ोगे, इफ इन द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम सेंसिटिविटी ऑफ ब्रिज, ब्रिज मोर सेंसिटिव कब होगा, मैक्सिमम सेंसिटिविटी ऑफ ब्रिज, P इक्वल Q इक्वल R इक्वल S। ये दिमाग में रखना कि ब्रिज हमारा मोर सेंसिटिव तब होगा जब इन चारों की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक समान हो जाएगी। दूसरी बात, इन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कंडीशन में जितना पोटेंशियल ड्रॉप B पर होगा उतने पोटेंशियल ड्रॉप D पर होगा, यानी कि जो VB होगा वो VD के क्या होगा, इक्वल होगा। इस बात का भी विशेष दिमाग में रखना है आपको। आई बात समझ में। ये कुछ छोटी छोटी जानकारियां थी जो कि आपको जानने लायक थी। लेकिन अगर कहता है, एक बात और कहता है कि अगर ब्रिज इक्विलिब्रियम में नहीं है तो करंट गैल्वेनोमीटर से बहेगी कि नहीं बहेगी। अरे गधों, जब ब्रिज इक्विलिब्रियम में है तब तो करंट नहीं बहेगी, मैंने बताया। अब मैं बोल रहा हूं कि जब ब्रिज इक्विलिब्रियम में नहीं है तो करंट गैल्वेनोमीटर से बहेगी कि नहीं बहेगी, बहेगी।
और वो करंट जो गैल्वेनोमीटर से बहती है उस कंडीशन में वो P/Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि इन दोनों का रेशियो जितना ज़्यादा होगा गैल्वेनोमीटर से करंट भी उतनी ज़्यादा बहेगी। मान लीजिए कि इसकी वैल्यू 2 थी और इसकी वैल्यू 4 थी। इसकी वैल्यू 2 थी, इसकी वैल्यू क्या थी? 4 थी। तो रेशियो कितना आया? 1/2। अब इससे करंट मान लो कितनी गैल्वेनोमीटर जो करंट बही है मान लो कि वो I1 है। अब इसकी वैल्यू 2 है और इसकी वैल्यू 10 है। बात को पकड़ते रहिएगा। अब गैल्वेनोमीटर से जो करंट बही उसकी वैल्यू है I2। क्या है? I2। तो 4 ऑप्शन दे देगा, कह देगा कि I1 I2 बराबर होंगे, I1 ग्रेटर देन I2 होगा, I1 लेस देन I2 होगा, नन ऑफ दीज। इस 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही लोगे आप? क्या प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? फर्स्ट केस में ये बताएगा या इसका रेजिस्टेंस 2 ओम, इसका रेजिस्टेंस 4 ओम। नीचे का बताएगा, जो बताना होगा नीचे का बताएगा, क्योंकि ब्रिज को इक्विलिब्रियम में नहीं दिखाएगा कि पता लगा यहां भी 1/2 आ जाए, यहां भी 1/2 आ जाए। ऐसा नहीं करेगा। इसका 2 इसका 4, उस केस में करंट बह रही थी I1। इसका 2 इसका 10, उस केस में करंट बह रही है I2। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। I1 ग्रेटर देन I2। कैसे? क्योंकि जब यहां 4 था तो रेशियो 1/2 आया, और जब यहां 10 हुआ तो रेशियो 1/, और 1/2 जो होगा वो 1/5 से क्या होगा? बड़ा होगा। तो P/Q ये वाला बड़ा है, P/Q ये वाला छोटा है। गैल्वेनोमीटर से बहने वाली करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P/Q। जिसके लिए P/Q बड़ा होगा वही ज्यादा होगा। तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? तो व्हीटस्टोन ब्रिज में ले दे करके इतना ही आपको पढ़ना है। इसके अलावा इसमें कुछ ज़्यादा खास जानने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। मैंने एक न्यूमेरिकल भी ले लिया है और न्यूमेरिकल भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करेंगे। अगर टाइम रहा तो मैं 1-2 न्यूमेरिकल आपको और दिखा देता हूं जल्दी से। ये 3 क्वेश्चन मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज का लिया है, इनको जल्दी जल्दी देख लो एक बार आप लोग। ये पहला क्वेश्चन कर रहा है कि ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। सीधे आप देखो क्या व्हीटस्टोन ब्रिज का, ये नहीं है कि आपको जैसे डायग्राम बनाया गया वैसे दिखे। वो डायग्राम कैसे भी करेंगे आप देखो। ये क्वाड्रिलेटरल इतना बड़ा बना कि नहीं बना? यहाँ देखो, एक ये डायगोनल यहां से ले रहा है, ध्यान समझिएगा। तो क्या हुआ, ये देखो इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर हुआ कि नहीं बराबर हुआ? यहां से एक भुजा इसकी ये बन गई, एक भुजा इसकी ये बन गई, एक भुजा यहां तक हो गई, एक भुजा यहां तक हो गई। ऐसे करके है ये क्वाड्रिलेटरल। अब देखो इसका रेशियो इसके रेशियो बराबर है, मतलब व्हीटस्टोन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बताओ जरा। इक्विवेलेंट इसके लिए क्या बनेगा? R' बराबर, ऊपर क्या करते हैं, दोनों को जोड़ो, 10 20 30 गुणे लगा दो, 5 10 15 बटे सबको जोड़ दो 45, 15 तिया 45, 450 बटे 45। उत्तर कितना आ गया? 10 ओम। कितनी जल्दी आंसर आया। क्या कोई प्रॉब्लम हो रही है? नहीं हो रही। आइए यहां देखिए, कह रहा है करंट फ्लोइंग फ्रॉम 10 ओम रेजिस्टेंस इज 0, देन फाइंड वैल्यू ऑफ x। कितना यहाँ x का मान आएगा? देखो यहां से जब इससे करंट ही नहीं बहेगी तो ये वाला डायगोनल खत्म। व्हीटस्टोन काम करेगा नहीं करेगा? तो करेगा। तो इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर हो जाएगा। चलो देखो, इसका रेशियो क्या बन जाएगा? 6/x। इसका रेशियो क्या बन जाएगा? 4/12। ये हो जाएगा 4 तिहाई 12, ये 36 18। तो x बराबर कितना आ गया? 18 ओम। बताइए कितना सरल सवाल था। है कोई समस्या? जरा इसमें आ जाइए। ये कह रहा है कि इन व्हीटस्टोन ब्रिज फाइंड वैल्यू ऑफ x। इस x का मान निकालना है। जब व्हीटस्टोन बोल ही दिया कि काम कर रहा है, मतलब ये वाला निगलेक्ट हो जाना है, ये वाला निगलेक्ट हो जाना है। तो इसका और इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर होगा। लेकिन यहाँ अकेले ये नहीं है, यहाँ ये 2 ठो मिल करके आ रहे हैं। तो पहले इनका रिजल्टेंट निकालेंगे, तब वहाँ 1 ठो बनेगा। पहले इनका क्या निकालेंगे? रिजल्टेंट। अब ये 18 और ये x किस में है? पैरेलल में। तो पैरेलल में ये सर्किट का इसका वाला रिजल्टेंट क्या बन जाएगा? 18x बटे 18 धन x।
पैरेलल का मतलब होता है ऊपर जोड़ दो नीचे, ऊपर गुणा कर दो नीचे जोड़ दो, ऊपर गुणा कर दो नीचे, यही होता है, रिजल्टेंट नहीं होता। जरा बताइएगा, जैसे मैंने कह दिया ये 2 ओम है, ये 6 ओम है, पैरेलल में है, इसका उत्तर क्या आएगा? ऊपर गुणा कर दो 12, नीचे जोड़ दो 8, ये उत्तर आएगा। नहीं समझ रहे हो? हाँ, अगर 2 ठो है तब, 3 ठो होंगे तो अलग केस बनेगा। चलिए यहां आप देखिए, अब इसका इसका रेशियो बनाओ, तो 4/18x/18 धन x बराबर 6/18। 6/18 का मतलब 6×18, 3 इधर आ गया, 4 तिहाई 12, भाई साहब उधर चले गए, 18x/18 धन x, इसका मल्टीप्लाई करो, इधर कितना हो जाएगा? ये 12 × 18 धन 12x बराबर 18x, 12x को उधर भेज दो, तो 12 × 18 बराबर 6x, तो x बराबर 12 × 18/6, 6×18, 12 तिहाई 36 ओम। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 36 ओम। क्या कोई दिक्कत हो रही है? ऐसे सवालों को लगा पाओगे कि नहीं लगा पाओगे? ठीक है ना? चलिए, इस बुरे गले के साथ मैंने आपका इतना समय लिया, और मैं प्रयास ये करूंगा कि अगर समय मिला एक दिन तो केसीएल के कुछ सवाल कराएंगे, केसीएल किरचॉफ ला के, केसीएल केवीएल से रिलेटेड। ठीक है ना? तैयारी करते रहिए, बहुत जल्दी हम लोग आ जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। चलिए, धन्यवाद।